call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो गया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेसिकली चैप्टर है क्या, इसको पहले समझेंगे कि दो चर क्या होते हैं, रैखिक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, युग्म क्या होता है। ये सारी बातें करेंगे स्टार्टिंग में चैप्टर से पहले, फिर हम मेन चीजें करेंगे। ये आपका जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी का टॉपिक, एनसीईआरटी का चैप्टर है। हम मेन वही कराएंगे जो आपका एनसीईआरटी में है, एग्जाम्स में आता है। तो यहाँ पर इस वाले चैप्टर में अच्छे से करना बचा, ये सारे क्वेश्चंस या सारी चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ओके, चलिए अगर नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि हमने यहाँ कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं इस चैप्टर का मीनिंग ही क्या है। दो चर क्या होता है, रैखिक क्या होता है, युग्म क्या होता है, समीकरण क्या होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चे कि समीकरण किसे कहते हैं। तो हमने सेकेंड चैप्टर में ये सब रिवाइज के लिए ये बचा, क्योंकि हम ये सेकेंड चैप्टर में कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर में हमने करा था कि दो चीजें होती है, व्यंजक जो होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन से तरह का होता है बच्चा, एक तो आपका अंकगणितीय व्यंजक रहता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंक आते हैं, जो नाम है वही, सिर्फ और सिर्फ अंक आते हैं और कुछ भी नहीं आता। और दूसरा आपका क्या है बच्चा, दूसरा आपका होता है बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है बच्चा, जहां पर आपके चर अचर दोनों आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, बीजगणित का मतलब ही क्या होता है बच्चा, बीजगणित का मतलब ही होता है कि आपका क्या आ रहे हो, कि चर आ रहे हो, अचर आ रहे हो। चर का मतलब क्या बचा, ऐसी चीज जिसका मान जो हो वो फिक्स ना हो, जैसे एक्स वाई जेड, ये सारे क्या होते हैं, चर होते हैं। तो हमारा क्या होता है यहाँ पर बच्चे, चर होगा, अचर होगा, तो ये क्या कहलाएंगे, बीजगणितीय व्यंजक कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर लिखा है x+8, तो देखो चर आ रहा है, चर आ रहा है, दोनों ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका बीजगणितीय व्यंजक हो जाएगा। अभी यहाँ पर ही हमको एक चीज और देखनी है, और वो क्या है, आपका व्यंजक से ही एक कुछ व्यंजक जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार के कुछ बीजीय व्यंजक जो होते हैं वो विशेष प्रकार के होते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, बहुपद नाम देते हैं। क्या विशेष प्रकार के होते हैं बच्चे, वो आपका होता है कि अगर हमारे चर की, ठीक है, हमारे बीजगणितीय बहुपद की, सॉरी, बीजगणितीय व्यंजक के जो चर है, चर की जो घात रहे वो पूर्ण संख्या रहती है। क्या रहती है, अगर चर की जो घात रहती है वो पूर्ण संख्या रहती है, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम किस नाम से जानते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक को हम नाम से जानते हैं बहुपद। ठीक है, तो हम रिपीट कर देते हैं क्या क्या हमने बताया। हमने स्टार्टिंग से सेकेंड चैप्टर में जो करा था वही रिवाइज कराया कि व्यंजक क्या होता है बच्चा। व्यंजक आपका बेसिकली जो आपके क्या होते हैं, पद होते हैं, पद आपके एल्जेब्रिक जो क्या होती है, संक्रियाएं, प्लस माइनस, गुणा और भाग, उनसे जुड़ी। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पूरे व्यंजक में अगर क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अंक आ रहे हैं, तो वो अंकगणितीय व्यंजक कहलाएगा। लेकिन अगर चर भी आ रहे हैं, मतलब अक्षर भी आ रहे हैं और अंक भी आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो आपके बीजगणितीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा अब एक विशेष प्रकार का बीजगणितीय व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक होता है, ऐसे भी कर सकते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुपद। स्पेशल क्यों होता है बच्चा, विशेष क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चर आए हुए होते हैं उनको हम, उनकी जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, रूट में नहीं होगा। मतलब आप कह सकते हो कि ऐसी संख्याएं नहीं होगी जो ऋणात्मक में हो, या फिर जो घात हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो माइनस, ठीक है, माइनस में हो, बटे में हो, ये सब नहीं होगा। सिर्फ उसकी घात क्या होगी, 0 1 2 3 4 ऐसे। ओके, तो यहाँ अगर हम देखें बच्चे, तो यहाँ पर जो चर आ रहा है उसकी घात भी क्या है, एक है ना बच्चा, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी आपका बहुपद कहलाएगा। क्योंकि देखो चर आ रहा है, चर आ रहा है मतलब बीजगणितीय व्यंजक है। और यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि आपका जो चर आ रहा है उसकी जो घात है वो कैसी घात है, वो उसकी एक घात है, एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुपद में कोई और चिन्ह नहीं, प्लस माइनस गुणा भाग होते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और चिन्ह नहीं होता। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको हम इस तरह से लिखें, तो क्या ये बहुपद होगा, नहीं।
अगर हम बच्चे दो, ये बहुपद है, ये बहुपद है, दो बहुपद को समता के चिन्ह से जोड़ते हैं, मीन्स बराबर के चिन्ह से जोड़ते हैं, तो वो बहुपद नहीं रह जाता। दो बहुपदों को अगर हम बराबर के चिन्ह से जोड़ देते हैं बच्चे, तो वो क्या कहलाता है? वो समीकरण कहलाता है। ठीक, तो सिंपल सी बात है बच्चे, समीकरण है या नहीं है ये पता करने के लिए हमें क्या करना होता है? हम सिर्फ और सिर्फ बराबर का चिन्ह देखते हैं। अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। अगर बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है तो वो समीकरण नहीं कहलाएगा। जैसे इसमें देखो, इसमें कोई बराबर का चिन्ह नहीं है ना बच्चा, इसलिए बहुपद है, समीकरण नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर हमने बराबर का चिन्ह लगा रखा है, तो ये क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। ओके, अब समीकरण में हमें एक दो चीजें और पता होनी चाहिए कि जब हम समीकरण में देखते हैं तो दो बहुपद समता के चिन्ह से या फिर बराबर के चिन्ह से जुड़े होते हैं। अब जब बराबर का चिन्ह ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो बराबर के चिन्ह के हिसाब से ही इन दोनों पक्षों के नाम दिए जाते हैं। ठीक है, आपके बराबर के लेफ्ट में जो होता है वो क्या कहलाता है? LHS जो होगा उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा आपका राइट हैंड साइड, जो कि बराबर के राइट साइड में, राइट पक्ष में है, वो आपका क्या कहलाता है? बाएं पक्ष में है, राइट हैंड साइड कहलाता है। ये आपको याद रखना है कि जो आपका क्या होता है, जो आपका समीकरण होता है उसके दो पक्ष होते हैं, दो साइड होते हैं। जो जो आपके बराबर के लेफ्ट में होगा वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, जो राइट में होगा वो राइट हैंड साइड कहलाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चे। यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर चैप्टर के नाम में क्या था? रैखिक समीकरण तो था, लेकिन रैखिक समीकरण था। अभी ये रैखिक समीकरण क्या होता है ये भी हमने पढ़ रखा है कि बच्चे समीकरण आपके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे, और ये किस पे डिपेंड करते हैं? चर की घात। अगर हमारे चर की अधिकतम घात 1 है तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, समीकरण के प्रकार में आपका पहला आप क्या कह सकते हो? किसके आधार पे होता है? ये चर के आधार पर होता है, चर की घात के आधार पे होता है। और जब भी हम चर की घात के बारे में बात करते हैं बच्चे, हमेशा अधिकतम घात की बात करते हैं, सबसे बड़ी घात की बात करते हैं। उससे छोटी है कि नहीं है उससे हमें मतलब नहीं होता। ओके, तो अगर चर की घात, चर की अधिकतम घात किसी भी समीकरण में 1 है तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। और अगर 2 है तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। और अगर 3 है तो वो क्या कहलाता है? त्रिघात कहलाता है। तो बेसिकली बच्चे यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं। मीन्स समीकरण का क्या मतलब होगा? बराबर का चिन्ह आना चाहिए। रैखिक का क्या मतलब होगा? कि हमारा जो भी समीकरण है उसमें जो चर आ रहा है या फिर जितनी बार भी चर आ रहा है उसकी घात 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चा? मैं रिपीट करती हूँ, रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है? जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, अब इससे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। यहाँ पर बस आपको रैखिक समीकरण देखने हैं कि है कि नहीं, यस और नो में आंसर करना है। चलो, यहाँ पर जल्दी से बता दो कौन कौन से समीकरण रैखिक समीकरण है और कौन कौन से नहीं है। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे।
बचा जल्दी से आंसर करो, यहाँ पर कौन कौन से रैखिक समीकरण है या नहीं। ओके बच्चों, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। गुड इवनिंग बच्चे। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अब सिर्फ 3-4 बच्चों ने आंसर दिया है। ओके, मैं 10 सेकेंड और देती हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। चलो देखते हैं। नहीं बचा, सब इतने नहीं है। देखो यहाँ पर, देखो हमें क्या चाहिए, हमको पता करना है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब क्या है? समीकरण का सीधा मतलब होता है कि बराबर का चिन्ह आना चाहिए। रैखिक का क्या मतलब होता है कि जो भी चर आ रहे हैं, जितने भी चर आ रहे हैं, उनकी सबकी घात एक होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम देखो, पहले वाले में देखो, यहाँ पर जो चर है उसकी घात एक है, हाँ है, बराबर का चिन्ह है, हाँ है, तो ये तो आपका रैखिक समीकरण हो जाएगा। लेकिन ये तो बच्चा समीकरण ही नहीं है, बराबर का चिन्ह कहाँ है उसमें? बी आप लोग जो आंसर कर रहे हो 50 सेकंड वाले में, तो बराबर का चिन्ह ही नहीं है। दैट मीन्स वो आपका बहुपद है, वो कहाँ से समीकरण होएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये आप ये ऐसा आंसर क्यों दे रहे हो? यहाँ पर चर की घात जो है वो 2 है। रैखिक का एक ही तो मतलब था कि चर की घात क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। अगर चर की घात एक नहीं है तो सी क्यों आंसर होगा बच्चा? रैखिक समीकरण चाहिए ना हमें, रैखिक तो नहीं है ना वो बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी नो ही आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ देखो क्या, ठीक है, चर आ रहा है, दो बराबर का चिन्ह आ रहा है, चर आ रहा है, दोनों जगह चर की घात एक है, तो ये जरूर आंसर यस है। तो समझ आया? हमें जब रैखिक समीकरण देखना होता है तो हम क्या देखते हैं? चर देखते हैं, चर की घात एक देखते हैं और बराबर का चिन्ह देखते हैं। बस इतनी चीजें देखनी है। अगर तीनों चीजें हैं तो यस, नहीं है तो नहीं। ओके, चल आगे देखते हैं बच्चे। आगे अगर हम देखें कि रैखिक समीकरण कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो रैखिक समीकरण आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक चर वाले और 2 चर वाले। अभी ये एक चर वाले 2 चर वाले का क्या मतलब है? क्या पता कि एक ही चर आना चाहिए, एक ही बार चर आना चाहिए, क्या मतलब है इसका बच्चा? सबसे पहले इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए यहाँ चर का क्या मतलब है। चर का मतलब क्या होता है बच्चे? बच्चे जो आपकी ऐसा जो कि जिसका मान स्थिर ना हो। ठीक है, चर का मतलब क्या होता है? चर वो चीज होती है बच्चे, वो एलिमेंट होता है जिसका मान स्थिर नहीं रहता। तो सारे के सारे अक्षर क्या होते हैं? चर होते हैं, लाइक ABCDE, कुछ भी, ये जो XYZ तक जो 26 के 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश के, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे चर कहलाते हैं, क्योंकि ABCD का तो वैल्यू कहाँ से ही पता चलेगा। तो बच्चा एक चर का मतलब होता है कि ये जो 26 के 26 लेटर्स है ना बच्चे, इनमें से सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए? एक लेटर, एक अक्षर ही उस समीकरण में आना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? एक चर वाला
रैखिक समीकरण कहलाएगा। रैखिक का तो पता ही है, उसकी घात एक होनी चाहिए। लेकिन एक चर वाला वो कब कहलाता है, जब उसमें एक ही प्रकार का चर आ रहा हो। जैसे एक्स आ रहा तो एक्स ही आ रहा है, एक्स के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। तो बच्चा इसका मतलब ये है कि एक प्रकार का आना चाहिए। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन उठ सकता है, क्या एक ही बार आना चाहिए? नहीं, एक से ज्यादा बार आ सकता है बच्चा। एक बार आ सकता है, दो बार आ सकता है, चार बार आ सकता है। बस हमको क्या ध्यान रखना है, अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण पता करना है कि एक ही चर आना चाहिए। जितने बार भी आ रहा है समान चर आ रहा है। अगर एक्स आ रहा है तो पूरे में एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है तो सिर्फ पूरे में वाई आ रहा है। चार जगह आ रहा है, पांच जगह आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, और रैखिक का तो पता ही है, जितनी बार भी वो चर आ रहा है उसकी घात एक ही होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें दो चर के लिए, तो दो चर का क्या मतलब है बच्चे? दो चर का मतलब है 26 में से दो अलग अलग प्रकार के चर आने चाहिए। क्या आना चाहिए? दो अलग अलग प्रकार के चर आना चाहिए। ठीक है, ऐसा मतलब नहीं है कि दो बार ही आना चाहिए या दो से ज्यादा बार आना चाहिए। एक चर, यही दो चर कितने भी बार आ सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस हमें क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आपका जो चर है वो क्या आ रहा हो, दो विभिन्न विभिन्न चर आ रहे हो। ओके, जैसे एक्स और वाई आ रहा है तो एक्स और वाई, और ये भी फर्क नहीं पड़ता कि लगातार हो। ए और बी भी हो सकता है, ए और जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। बस दो हमें अलग अलग चर चाहिए होते हैं अगर हमें उस रैखिक समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहना है तो। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चा? हाँ या ना, जल्दी से बता दो। ओके, चलो फिर, अगर इतना क्लियर है तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उसका आंसर करोगे। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चे जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको बताना है कि वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, और दूसरे में आपको दो चर वाले बताना है। तो हम अलग अलग क्वेश्चंस दे रहे हैं, आपको पता है क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी जिस साइड लिखा है उस साइड ही आपको बताना है। लिखा हुआ है 11x प्लस वाई इज इज इक्वल टू 20। ठीक है, बी दिया गया है x प्लस 9, सी दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 16, डी दिया गया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ई दिया गया है 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। चल, ये 10 क्वेश्चन है, आराम से आराम। यहाँ पर आप क्या करो, पूरा मत बताओ। आप पहला एक चर वाला रैखिक समीकरण में बता दो कौन कौन सा है, क्योंकि आप पूरा लिखोगे एक, एक दो तीन चार करके। बचा एक सेकेंड, वो शायद नेट का कोई इशू हो गया, मैं अभी अभी देखता हूँ।
Just give me 1 second. जस्ट 1 सेकेंड बच्चा, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ बच्चा, एक्चुअली मैं नेट का कोई इशू हो गया था, तो वो मेरा लैपटॉप काम करना बंद कर दिया था, नेट लॉस्ट हो गया था, इसलिए नहीं आ रहा था। अभी आएगा। जस्ट सेकेंड। स्क्रीन नहीं दिख रही है? जस्ट जस्ट 1 सेकेंड बच्चे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके। हाँ वही कह रही हूँ, स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, अभी दिख रही होगी। अभी आंसर करो सारे बच्चे। हाँ तो मैंने आपको बता दिया था, एक ही चर आना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, मतलब उसकी घात भी एक होनी चाहिए। अच्छा सब नहीं है, और समीकरण का चिन्ह भी होना चाहिए। ओके। दूसरा, दो चर वाला, दोनों दो चर आने चाहिए विभिन्न प्रकार के, और रैखिक होना चाहिए, मतलब उसके सारे के पावर 1 होना चाहिए, और समीकरण बराबर का चिन्ह होना चाहिए। चलो अभी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे। बच्चा, एक चर का मतलब होता है एक ही चर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए एक से ज्यादा प्रकार के चर आ रहे हैं। अगर वो उसमें एक से ज्यादा प्रकार के चर आ रहे हैं तो वो एक चर वाला कैसे ही कहलाएगा? ओके। दूसरा वाला ट्राई करो बच्चा, जिसका पहला हो गया हो वो दूसरा वाला ट्राई करो, दो चर वाले रैखिक समीकरण को। मैं 2-3 मिनट और दे रही हूँ, कर लो आप। ओके अभी ठीक है। ओके। डी, डी में नहीं देखना बच्चा, सिर्फ इस साइड का। हमें इस साइड के में इस साइड का बताना, उस साइड का उस साइड में बताना, हमको पूरा मिक्स मैच नहीं करना। जल्दी से आंसर करो बच्चा। ओके 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ मैं, जल्दी से आंसर कर देंगे।
ओके चलो देखो करते हैं। पहला वाला देखो, क्या हमें चाहिए, इस तरफ एक चर वाला चाहिए। मैं दोबारा बताती हूँ, एक चर का मतलब है कि सारे अल्फाबेट्स में से जो भी अक्षर हैं जिन्हें हम चर कहते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का आना चाहिए, दूसरे प्रकार का नहीं आना चाहिए। ठीक है। दूसरा हमें क्या देखना है, दूसरा हमें ध्यान देना है रैखिक मतलब जो भी चर आ रहा है, जो एक प्रकार का चर आ रहा है उसकी घात एक ही हो। और समीकरण के लिए हमें बराबर का चिन्ह देखना, हमें तीनों चीजें देखनी है, तभी वो एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके। तो पहला देखो, इस वाले में हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं, 1 सेकंड, इस वाले में हम पहला सीधा सीधा देख पा रहे हैं एक ही चर आ रहा है, उसकी घात एक है, बराबर का चिन्ह है। तो ये तो आपका हो जाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। बच्चा ये क्यों होगा, ये तो समीकरण ही नहीं है बच्चा, ये तो समीकरण ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह ही नहीं है। और जब वो समीकरण ही नहीं है तो वो एक चर का दो चर का क्या ही मतलब इन सारी बातों का। तो ठीक है, तो ये आपका नहीं ही है। यहाँ देखो, यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ पर चर की पावर 2 है, हमें क्या चाहिए, हमको चर की पावर 1 चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो 2 थी। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा नो, ये भी नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ हमें एक चर चाहिए था, एक्स और वाई दो अलग अलग चर आ रहे हैं ना बच्चा, तो क्या ये एक चर वाला कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, तो ये भी आंसर नो हो जाएगा। यहाँ देखो, एक चर आ रहा है, हाँ एक्स ही आ रहा है, दो जगह आ रहा है उससे मतलब नहीं है, एक ही चर आ रहा है, बराबर की चिन्ह आ रही है, एक और एक क्या आ रहा है, एक ही आपका यहाँ पर पावर आ रही है, घात आ रही है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये वाला एक चर का एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ए और डी था, ए और ई था जो कि आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण था, और बाकी एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आपका आंसर होना चाहिए था 1 सेकेंड, ए और ई। इस वाले में किसी को कोई डाउट है बच्चा, इस वाले में किसी को कोई डाउट है, फिर सेकंड वाला बता दे। कोई हमने कहा हो कि नहीं है, तो तुम लोग को लग रहा हो कि ऐसा नहीं है, ये है, तो आप बता सकते हो, वरना हम फिर चलते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, दो चर वाले का क्या मतलब है, दो चर आने चाहिए। रैखिक का क्या मतलब है, जो हमारा पावर है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, जो भी चर है उसका, जितने बार भी चर आ रहे हैं, जो भी चर आ रहे हैं, जितने प्रकार के आ रहे हैं, सबका 1 ही होना चाहिए। और समीकरण का तो मतलब हमें पता ही है, बराबर का चिन्ह आना चाहिए। यहाँ देखो, हमने क्या कहा था, दो चर आ रहे हैं, लेकिन दोनों चर की पावर 1 होनी चाहिए, ये तो 2 है ना, हमें तो 1 चाहिए थी, तो ये क्या आंसर होएगा, नहीं होएगा। यहाँ देखो, एक चर आ रहा है, दूसरा चर आ रहा है, दोनों की पावर 1 और 1 है, बराबर का चिन्ह है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब यहाँ देखो, ये तो समीकरण ही नहीं है, बराबर का चिन्ह ही नहीं आ रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। यहाँ देखो, ये कितने चर आ रहे हैं बच्चा, 3 अलग अलग प्रकार के चर आ रहे हैं, हमें तो दो चर वाला चाहिए ना बच्चा, 3 चर वाला क्यों लेंगे जब हमें 2 ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका नो ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये आपका देखो कितना, कितने चर हैं, 2 बार चर आ रहे हैं, और जितने भी चर है, जितने भी दो विभिन्न प्रकार के चर है ना बच्चा, और जो भी चर आ रहे हैं उनमें सबकी घात 1 है, और बराबर का चिन्ह है, तो इसका क्या हो जाएगा, यस। तो यहाँ पर जी और जे जो था, दूसरा और पांचवा था, वो आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण थे, बाकी नहीं थे। अभी समझ आया बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो बच्चे। ओके चलो फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, अभी हमने समझना सीख लिया कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे होता है, क्या होता है। हाँ, कितने भी बार आ सकता है, इससे मतलब नहीं है बच्चा, बस एक प्रकार का होना चाहिए। अगर एक चर वाला है तो एक चर कितने भी बार आ सकता है, अगर दो चर वाला है तो दो विभिन्न प्रकार के चर उसमें होने चाहिए, लेकिन वो कितने भी बार आ सकते, 2 बार 4 बार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बस लेकिन ये याद रखना उनकी पावर 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि वो रैखिक भी है। अब हम बात करते हैं बच्चे कि जो हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है वो बना कैसे सकते हैं, मान लो हमें कोई स्टेटमेंट दिया गया है, उससे पूछा गया है, तो हम कैसे कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक संख्या में 3 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। क्या हम इसका समीकरण बना सकते हैं? समीकरण सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, चर होना चाहिए, चर होना चाहिए, बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो अब यहाँ देखो, इसको ध्यान से देखो, अगर हम इसको कहें कि सॉरी, इसको हम कहें कि संख्या, मालूम संख्या है कोई, उसमें 3 जोड़ दे तो वो 10 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, किसी संख्या में 3 जोड़ दो तो वो क्या होता है, 10 के बराबर हो जाता है। तो वही तो लिखा है अभी, लेकिन हमें चर चाहिए। संख्या तो चर नहीं है ना, संख्या लिखना तो शब्द ही है, चर तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना कि संख्या जो है वो क्या है, x है। तो संख्या की जगह पर क्या आ जाएगा, x + 3 = 0। अभी इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें चर आ रहा है, अचर आ रहा है, सॉरी ये आपका क्या है, चर आ रहा है, अचर आ रहा है, बराबर का चिन्ह आ रहा है। तो ये क्या है, आपका समीकरण है। तो हम किसी भी स्टेटमेंट से क्या कर सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो समीकरण बना है, इसमें खास बात क्या है कि इसमें एक ही चर आ रहा है और चर की घात भी एक है और बराबर का चिन्ह भी आ रहा है। तो दैट मीन्स आपका ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण बना है। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो भी सिचुएशन दी गई है उसको हम अंकों में लिख सकते हैं। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करो। एक संख्या में से 6 घटाने पर 10 प्राप्त होता है। इसे समीकरण में व्यक्त करो। चलो ट्राई करो, इसका समीकरण बताओ क्या आएगा। संख्या को कोई भी चर मान लेना, जरूरी नहीं है एक्स मानो, कोई भी मान। ओके ओके, बाकी बचे बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। ओके चलो देखते हैं क्या होएगा। संख्या को मान लेते हैं हम x। क्या कह रहे हैं, x में से संख्या में से 6 घटाने पर 10 प्राप्त होता है। मीन संख्या में से 6 घटा देंगे तो वो 10 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं समीकरण। अब हम बात कर लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की, कि दो चर वाला रैखिक समीकरण अभी हमने देखा क्या होता है, दो चर आने चाहिए, रैखिक है तो दोनों का ही क्या आना चाहिए, दोनों का ही जो घात है वो एक होना चाहिए और बराबर का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, अभी इसी को अगर हमें एक सिचुएशन दी जाए तो क्या हम इससे समीकरण बना सकते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो क्या कहा गया है, कुल सेब की संख्या, ठीक है, कुल सेब और जो संतरे हैं उनकी संख्या क्या है, 6। मतलब अगर हम सेब की संख्या और संतरे की संख्या को जोड़ दें तो 6 आ जाएगा। लेकिन ऐसे तो नहीं लिख सकते, समीकरण में तो हमें चर चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे क्या, कि माना कि सेब की संख्या x है। अभी अगर सेब की संख्या x है तो दूसरा हम x नहीं मान सकते ना, वरना हमें खुद ही नहीं पता चलेगा कि हम जो x लिख रहे हैं वो आपका क्या, वो आपका सेब की संख्या है
या फिर संतरे की संख्या। तो अब कोर्स हमें संतरा दूसरा प्रकार है तो हमें दूसरी संख्या ही माननी पड़ेगी या फिर दूसरा चर ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि संतरे की जो संख्या है वो क्या है आपकी, वो आपकी y है। तो क्या कहा गया, दोनों की संख्या मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ आए बच्चा, किस तरह करते हैं समझ आया। अगर हमें दो अलग अलग चीजें दे रखी हैं तो हम उसको एक ही नहीं मान सकते, उसको अलग ही मानना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पर करा है कि आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा x प्लस वाई, जो कि क्या था, जो कि आपका था एक आपका x जो थी वो सेव की संख्या थी और y जो थी वो आपकी संख्या थी किसकी, वो आपकी संतरे की संख्या थी। ओके, इतनी बात समझ आए। चलो, इससे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो ये कंडीशन बनी है वो आपका कैसा बना है, वो दो चर वाला बना है। एक्स अलग चर है, वाई अलग चर है, दो विभिन्न प्रकार के चर है तो दो चर हो गया, दोनों की घात एक एक है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये रेखिक भी है, दो चर वाला है, रैखिक है और बराबर का चिन्ह तो आ ही रहा है, इसलिए आपका क्या है, इसलिए आपका वो समीकरण भी है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण किस तरह से दिखता है, जो कि आपका यहाँ पर इस x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिखा है, इसी को हम क्या कहेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। ओके, चलो अब बात करते हैं, इससे पहले हम एक क्वेश्चन कराएंगे फिर हम बात करें। मैंने कहा कि एक व्यक्ति के पास 15 सिक्के हैं। ठीक है, क्या है, 15 सिक्के हैं और जिनमें जिनमें 5 रुपए के सिक्कों की संख्या सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्के से 4 अधिक है। अच्छा सॉरी सॉरी, इतना पूरा नहीं करते, ये सिक्के शामिल है। तो बताओ इसको समीकरण में व्याप्त कैसे करेंगे। चलो ट्राई करो बच्चा, क्या कहा गया, 15 सिक्के, कुछ 5 रुपए के हैं कुछ 2 रुपए के। अभी हमको एक्स और वाई मानना पड़ेगा और दोनों का कुल संख्या तो दी गई है, जल्दी से ट्राई करो क्या है। नहीं बच्चा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 5x 2y क्यों लिख रहे हो आप लोग। 5 रुपए के सिक्के है ना, तो तुमको
नहीं लिखना, आपको एक्स और वाई मानना है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या एक्स है, 2 रुपए की वाई है, दोनों कितने हैं ये लिखना है। 15 रुपए थोड़ी ना, 15 सिक्के हैं बच्चे, 15 सिक्के हैं, 15 रुपए नहीं है। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है वो जितना तुम लोगों ने बना दिया। नहीं अभी ठीक है, एक्स प्लस वाई 15 ठीक है। देखो देखो हम बता देते, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं था, सीधा सीधा था। आप ऐसे मान लो कि दो चीजें हैं, एक 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, और दूसरा क्या है, 2 रुपए का सिक्का है। दोनों अलग अलग है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इसको इसकी संख्या मानने के लिए, जो इसकी संख्या हो जाएगी उसको एक्स मान लो, और इसकी जो संख्या है वो कितना हो जाएगी, वाई हो जाएगी। अभी दोनों की संख्या कितनी है, 15 है, तो दोनों की संख्या अगर हम जोड़ देंगे तो 15 के बराबर हो जाना चाहिए। बस इतना सही करना था, अभी समझ आया। हमको उतना नहीं ले जाना था। अगर मैं कहती कि कुल मिलाकर 15 रुपए थे तो आप वो लिख सकते थे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज की, जो कि आपका क्या होता है, हल होता है। क्या होता है, क्या मतलब होता है ये हल का, सोल्यूशन का, इसकी बात करते हैं। तो बच्चे अगर मैं कहूं कि वही सेम है, सेब और संतरे की संख्या बताए, दोनों की कुल संख्या तो 6 है, लेकिन क्या आप इस संतरे की और सेब की अलग अलग संख्या बता सकते हो? ठीक है, ओके बच्चा, ठीक है। अभी हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चा, हम पूछ रहे हैं कि अगर दोनों की संख्या, कुल संख्या हमको पता है, लेकिन क्या आप इसको अलग अलग बता सकते हो कि सेब की संख्या कितनी होगी और संतरे की संख्या कितनी होगी? यस और नो बच्चा, जल्दी से आंसर करो। ओके बता सकते हो तो कितनी होगी बताओ। ओके बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। क्या तुम यहाँ पर सेब और संतरे की संख्या बता सकते हो कितनी होगी, और अगर हाँ तो आंसर करो कितनी कितनी होगी। नहीं ऐसा जरूरी नहीं, क्यों, 3 और 3 नहीं हो सकता, तब भी तो 6 होगा। नहीं बता सकते बच्चे, हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम संभावनाएं बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पक्का पक्का बताओ, एग्जैक्टली बताओ, तो क्या आप बता सकते हो, तो इसका आंसर है नहीं। लेकिन जो संभावनाएं होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं वो हम बताते हैं आपको। अगर हमारे पास कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या दी गई है कि संतरे की संख्या, कुल जो संतरे और सेब की संख्या है वो कितनी है, वो 6 है। तो अभी हम अलग अलग तो नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं। जैसे हो सकता है कि आपका, 1 सेकेंड, निकाल नहीं सकते, नहीं सकते ना बच्चा। आप ये कह सकते हो कि हो सकता है सेब की संख्या 0 हो और ये 6 हो, या ये कह सकते हो ये 1 हो ये 5 हो। इस तरह से आपकी बहुत सारी संभावनाएं बन जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, दोनों की संख्या, कुल संख्या 6 है ना बच्चे, तो आप क्या कह सकते हैं कि हो सकता है कि सेब की संख्या 0 और सारे के सारे संतरे हो, या फिर ये 1 हो ये 5 हो, 2 हो, या फिर 4 हो, 3 हो 3 हो, 4 हो 2 हो, या फिर 5 हो 1 हो, 6 हो और 0। तो ये जो कुल मिलाकर ये जो आपकी संभावनाएं हैं, अगर हमने कहा किसी के पास 6 आपके क्या है,
कुल 6 सेब और संतरे की संख्या, तो इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकते है ना बच्चा, कि हो सकता है सेब एक भी नहीं हो, सारे संतरे हो। कुल कहा है ना हमने, कुल मिलाकर दोनों को की संख्याओं को जोड़कर 6 है, तो इनमें से कोई भी सिचुएशन बन सकती है ना बच्चा। इतनी बात समझ आ रही है या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि कोई सिचुएशन इसमें से नहीं बन सकती, कुछ भी हो सकता है 4 संख्या हो, 2 हो, 2 हो, 4 हो, उल्टा भी हो सकता है। ये जो आपको हम बता रहे हैं, ये जो संभावनाएं होती हैं, इनको ही हम समीकरण का हल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? ये जो आपकी संभावनाएं होती हैं कि हमारी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, अगर कुल संख्या है आपकी 6 है, तो आपकी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? आपकी 7 संभावनाएं बन सकती हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिखा 3 3 6, 7 संभावनाएं बन सकती हैं, जिससे हमारा क्या हो सकता है, जिससे हमारे राम के पास कुल 6 फल हो। ठीक है, उनमें कोई भी इस तरह उस मतलब इधर उधर हो सकता है। और यही जो 7 आए बचा, 7 संख्याएं, 7 संभावनाएं आई, वो हमारे क्या कहलाते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहलाते हैं। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चा? चलो जल्दी से देखेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर x प्लस v इज इक्वल टू 3 के कितने हल होंगे? हल का मतलब समझ रहे हो बच्चा? कितनी संभावनाएं होगी कि x और y को हम क्या रखें, कोई डिफरेंट डिफरेंट संख्या ले सकती है जिनका सम क्या हो 3। ट्राई करो कैसे करना है, जैसे हमने पीछे किया था कि हमने सेब की संख्या 0 ली तो ये 6 हो गई। ये जो टोटल संभावनाएं बन सकती हैं सारी संख्याओं की, जिसमें दोनों का सम 3 है, वो आपको बताना। संख्या बता दो बच्चा, कितनी संख्या आएंगे? चलेगा। ओके ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का। क्या करना है? अलग अलग संख्या रख के देखो जिससे हमारा 3 आ सकता है। कितनी ऐसी, कितने ऐसे प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं जो 0 दे? मैं आपको 1 मिनट का टाइम और देती हूँ बच्चा, जल्दी से आंसर करो। नहीं, 3 नहीं होगा बच्चा। देखो, पहली क्या हो सकती है? हो सकता है एक्स जो है वो 0 हो, वाई कितना होगा तब 3, क्योंकि कुल मिलाकर 3 होना है ना। यहाँ देखो, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 2, ये 3 हो जाएगा। यहाँ 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो 3 हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है 3 और 0। तो कुल मिलाकर इसके कितने हल होंगे? ये सारे हल कहलाते हैं, जो आपकी क्या होती हैं, जो आपकी संभावनाएं बनती हैं, जिनमें दो संख्याओं का योग जो है वो 3 होगा, वो आपका क्या होता है, वो आपकी हल कहलाते। तो यहाँ पर कितने हल होंगे? 4 हल होंगे। यस बच्चे, 4 आपका आंसर है, करेक्ट है। चलिए इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण तक तो हमें पता है। क्या बताया मैं? कि दो चर होने चाहिए, जो कि एक्स और वाई, वाई और जेड कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपके रैखिक का मतलब है जो दो चर आ रहे हैं उसकी घात 1 और 1 होनी चाहिए। समीकरण का क्या मतलब है? बराबर का चिन्ह आना चाहिए। युग्म का मतलब होता है बच्चा कि वो जोड़े में आने चाहिए, मतलब दो एक साथ ऐसे समीकरण जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो। ओके, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? उनको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमें पता है, इसका हमने क्या करा था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आया था ना बच्चा ये। अब
अगर हम तुमसे एक और क्वेश्चन इसमें पूछे कि बताओ इसका क्या होगा, क्या कहा गया है, राम के पास सेब जो है वो संतरे से दो ज्यादा है। सेब की संख्या हमने क्या मानी थी, एक्स मानी थी ना, संतरे की संख्या क्या मानी थी, वाई। तो मतलब अगर हम एक्स में से वाई घटा देंगे तो कितना आना चाहिए, दो आना चाहिए, क्योंकि सेब की संख्या संतरे से दो ज्यादा है। तो अगर हम सेब की संख्या में से संतरे की संख्या घटा देंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो दो के बराबर आएगा। और यहाँ पर अगर हम दो समीकरण देखें, अगर हम दोनों समीकरण को एक साथ लिखें जिसमें चर समान है और यहाँ पर चर समान है, देखो दोनों में दोनों चर आ रहे हैं जो कि एक से है, और यहाँ पर एक एक घात भी आ रही है, मतलब ये आपके क्या है, एक रैखिक भी है। ओके, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो जोड़े में भी है, समीकरण तो है ही और जोड़े में भी है, तो ये क्या हो जाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको ट्राई करो। क्या कहा गया है, राम के पास कुल पेन और पेंसिलों की संख्या 10 है, और राम के पास पेन की संख्या पेंसिल से 4 अधिक। तो ज्ञात, तो इसे इनको समीकरण युग्म में समीकरण युग्म में व्यक्त करो। चलो ट्राई करो, अभी दो हमने दो अलग अलग समीकरण बनेंगे, इनमें क्या बनेगा जल्दी से ट्राई करें। ओके, दो समीकरण बनेंगे बच्चे, दोनों का ये आंसर करना है। नहीं, 10 ठीक है बच्चा, पहला वाला इक्वेशन ठीक है, दूसरा वाला ट्राई करो कि पेन की जो संख्या है वो पेंसिल से 4 अधिक है। ओके चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो, पेन की संख्या को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। पेंसिल की संख्या को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। पेन और पेंसिल की जो संख्या है उन दोनों का सम कितना है, 10। तो इतना तो आप लोगों ने कर ही लिया,
नहीं, 4x भी नहीं आएगा। अभी क्या कहा जा रहा है कि जो पेन की संख्या है वो आपके पेंसिल की संख्या से 4 अधिक है। मतलब अगर हम पेन की संख्या में से पेंसिल की संख्या घटा दें तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अभी समझ आ रहा है? मान लो मैंने कहा कि मेरे पास 10 ज्यादा, मतलब हमारे पास दो चीजें हैं, पेन और पेंसिल। पेन हमारे पास क्या है? 10 है, ठीक है। पेंसिल हमारे पास 6 है। तो पेन हमारे पास कितने अधिक है? कैसे करते हैं? 10 में से 6 घटाएंगे, इसी तरह तो करते हैं। क्या यहाँ भी तो वही दिया गया है कि पेन की संख्या पेंसिल से 4 अधिक है। तो हम कैसे निकालेंगे ये कि पेन की संख्या माइनस पेंसिल की संख्या बराबर 4। समझ आया बच्चा? हाँ या ना? जल्दी से बता दो बच्चे, इतनी बात समझ आई? ओके, फिर बच्चे आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में। ओके ओके।